आज क्यों ये कमी आ गई है कि लोग किताबों की तरफ झुकाव थोड़ा कम हो गया है? विद्या ददाति विनयम हमारा तो सबसे बड़ा श्लोक है। विद्या एजुकेशन हमें हम्बल बनाती है। जी। अगर नहीं बनाती है तो विद्या नहीं है, इसका मतलब। रशिया को लेकर काफ़ी प्रचलित है कि जैसे आपने बोला दूसरों की संस्कृति का सम्मान करना, वहाँ पर लोग राज कपूर, अमिताभ बच्चन, हिंदी सॉन्ग्स ये सब देखते हैं, तो आपका भारत के लोगों को बहुत प्रेम करते हैं, बहुत आदर करते हैं। अगर आपको समुंदर ज़्यादा गहरा लगता है तो कभी किताबों में डूब कर देखिए, उनकी गहराई असीमित है। लेकिन आजकल लोग किताबों की जगह सोशल मीडिया में ज़्यादा डूब चुके हैं। इस कारण किताबों पढ़ने वालों की संख्या में काफ़ी कमी आई है। पर क्या इसका कारण सिर्फ सोशल मीडिया है या कहीं ना कहीं हमारा एजुकेशन सिस्टम भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो इसी पर बात करने के लिए आज हमने इनवाइट किया है डॉक्टर गुलाब सिंह को, जिन्हें एज अ टीचर करीबन 25 साल का एक्सपीरियंस है और देश विदेश में उन्होंने पढ़ाया है। रशिया में फॉरेनर स्टूडेंट्स को उन्होंने हिंदी पढ़ाई है और अब पिछले 5 सालों से एज अ प्रिंसिपल दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स में सेवा दे रहे हैं। तो वेलकम सर इन आवाज़ द वॉइस। शुक्रिया। आपने जैसे कि एज अ टीचर और देन एज अ प्रिंसिपल टोटल एक्सपीरियंस अगर कहें तो आपने एक सिल्वर जुबली तो कर ही ली है। जी बिल्कुल। तो आप जब ये पूरा अपना एक्सपीरियंस देखते हैं तो जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन रही है पढ़ाई को लेकर, तो क्या लगता है आपको कि जो पढ़ने का इंटरेस्ट आपके ज़माने में था जब आप कॉलेज टाइम पे थे या जो आपके शुरुआती स्टूडेंट्स थे, वो क्या आज भी बरकरार है? दरअसल जो पढ़ने की आदतें हैं हमेशा से वैसे तो बहुत आदर्श स्थिति नहीं रही समाज में, हमेशा से कम रहे होते हैं। लेकिन जो शिक्षा के एक स्तर तक को छू चुकने के पश्चात अक्सर लोग ज्ञान हासिल करने के लिए अलग अलग विषयों तक जाते हैं, पुस्तकें ढूंढना चाहते हैं, खोजना चाहते हैं। इसके लिए हमारी आज़ादी के बाद से ही खासतौर दिल्ली में तो ख़ासतौर पर पुस्तकालयों की एक समृद्ध परंपरा रही है। चाहे वो रेलवे स्टेशन के पास बड़ा पुस्तकालय हो या पटेल नगर की एक बड़ी लाइब्रेरी या अलग अलग क्षेत्रों में जो लाइब्रेरीज़ हैं, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी जिनको कहा जाता है, वो उनकी एक पूरी अलग अलग शाखाएं होती थी जिसमें जो भी बच्चा अक्षर ज्ञान पा लेता था वो और ज़्यादा अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति को शांत करने के लिए, अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए किताबों की तरफ जाता था। और तब उनका वास्ता पड़ता था प्रेमचंद, शरतचंद्र, मतलब अलग अलग भाषाओं के अनुदित जो लेखक हैं उनको जानने का अवसर मुझे भी ख़ास तौर पर दिल्ली में आने के पश्चात मुझे पुस्तकालयों से मिला। और ये मेरी जैसे जैसे मैं पुस्तकें मुझे दिखती थी तो मुझे लगता था कि मैं एक किताब मिलती थी, लेकिन मुझे लगा कि एक से अधिक किताब मिलनी चाहिए। इस क्रम में मैं दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में गया, रेलवे स्टेशन वाली में। वहाँ पे 4 कार्ड मतलब बन जाते थे, 4 किताबें ले सकते थे। तो इस तरह से किताबें पढ़ने का सिलसिला इस तरह से बना रहा और मेरी ही तरह के बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे साथी मिले। उन्होंने मुझे बताया कि पटेल नगर में भी एक लाइब्रेरी है। तो फिर हम दिल्ली विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में जब ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में आए तो दिल्ली विश्वविद्यालय की जो सेंट्रल लाइब्रेरी है वो उसके मेंबर बने। तो इस तरह से किताबों से सीखने का जो सिलसिला है लगातार आगे बढ़ता गया। और किताबें निश्चित रूप से बहुत कुछ सिखाती हैं, बहुत दिशा देती हैं आपको सबको। और किताबें जितनी ज़्यादा किताबें पढ़ता है वो उतने ही लोगों के अनुभव से गुजरता है, अनुभव को संजोता है, बटोरता है और समृद्ध होता है। जी। तो फिर सर जैसे कि एंटरटेनमेंट पर्पस से भी जैसे कॉमिक्स आती थी या मैगजीन्स आती थी, लोग पढ़ते थे। आज क्यों ये कमी आ गई है कि लोग किताबों की तरफ झुकाव थोड़ा कम हो गया है? जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए केवल किताबें ही का विकल्प होता था। हाँ। अब दूसरा विकल्प सामने आ गया है। तो यूट्यूब के माध्यम से, रील्स के माध्यम से कोई ना कोई, बेसिकली पुस्तक है क्या? पुस्तक अंततः तो विषय वस्तु है ना, उसमें कोई विचार है, कोई बात है, कोई प्रसंग है, कोई ओपिनियन है, कोई प्रचार भी कह सकते हैं आप, कोई बात बताना चाह रहा है जी। अब उसका एक जरिया है कथा के माध्यम से,
निबंध के माध्यम से, डायरी के माध्यम से, डायरी बड़ी प्रसिद्ध हुई है, भगत सिंह की डायरी बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है जी। या साक्षात्कार, बड़े बड़े लोगों के पत्र जी, पत्रों को जब बहुत सारे लोगों के पत्रों को संग्रह कर दिया जाए तो वो भी पुस्तक, वो भी उसमें विषय वस्तु है। ये सब चीज़ें सर धैर्य मांगती हैं। हाँ, जो कि आजकल के लोगों में नहीं है। तो जो मतलब जो भी अगर हम गीता ही पढ़ रहे हैं, भगवत गीता, तो उसका एक एक श्लोक पढ़ते थे, उसका अर्थ होता था। आज हम एक रील इसको स्क्रॉल करते हैं और उस पर उसका अर्थ और सब कुछ निकले आता है। तो ये सब चीज़ों ने किस तरीके से अफेक्ट हमारी रीडिंग हैबिट्स को कर दिया? दो इसमें भी दो पक्ष हैं इसके भी। जब हमारे सामने पुस्तक होती है तो हम अपने तरीके से उसको ग्रहण करते हैं, विश्लेषण करते हैं और उसके बारे में सोचते हैं, कल्पना करते हैं। लेकिन कोई उस पर अलग अलग तरह से उसको ग्रहण करने का एक गुंजाइश रहती है। लेकिन कोई भी यूट्यूबर या मीडिया के जरिए उस टेक्स्ट को दृश्य में बदलने का जो काम करने वाला है, वो अपने ओपिनियन को उसमें लगा देगा। तो उन्हीं बिंदुओं को, उन्हीं पक्षों को वो उसमें डालेगा जो उसको अच्छे लगते हैं या वो जो चाहता है, या उसके बायस्ड हो जाएगा। हाँ, उसको फ़ायदा पहुंचाने वाला है। तो इससे टेक्स्ट के साथ थोड़ा अन्याय होता है। इसलिए मूल टेक्स्ट को रिप्लेस नहीं कर सकती ये विधा, क्योंकि उसमें बनाने वाले, फिर वही बात, इसका भी दूसरा पहलू ये है कि अगर आपका नज़रिया ठीक है, वो बनाने वाला जो यूट्यूबर है उस टेक्स्ट को बहुत ही प्रभावित है और उस प्रभाव को उसी ऊर्जा के साथ, उसी दिशा के साथ, उसी दृष्टिकोण के साथ अगर वो श्रोताओं तक, दर्शकों तक पहुंचाना चाहता है, तब तो ठीक है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे आपको। जैसे गुलजार साहब ने प्रेमचंद की कहानियों का रूपांतरण किया, या गालिब उन्होंने बनाया। गालिब पर पूरा एक सीरियल बनाया, धारावाहिक बनाया, जो कि गालिब के किरदार को पूरी तरह से पर्दे पर उतार दिया। किसी भी तरीके से अपना मत नहीं थोपा उन्होंने, बिल्कुल एज इट इज़। प्रेमचंद ने, गुलजार साहब ने प्रेमचंद की रचनाओं को पर्दे पर उतारा। उसी तरह से फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल बहुत लोकप्रिय हुआ, और जो पुस्तकों तक नहीं पहुंच पाते थे, या पुस्तक जिन तक नहीं पहुंच पाती थी, मैला आंचल टीवी के जरिए उन तक पहुंचा। मतलब इन माध्यम से पहुंच रहे हैं तो? हाँ, ये इन माध्यम में पहुंचा जा सकता है। पहुंचा जा सकता है और पहुंचा जाना चाहिए, लेकिन वो निर्भर करता है कि आपका जो विवेक है, पढ़ते वक्त या कोई चीज़ देखते वक्त, जब तक अपने विवेक को जागृत नहीं रखेंगे, अपनी चेतना को, अपने समझ को नहीं जिंदा रखेंगे, जागरूक रखेंगे। बर्टोल्ट ब्रेख्त ने एक बार कहा था, जर्मन के बहुत बड़े नाटककार हैं, कि अपने विवेक के खूंटे से बंधे रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप विवेक के खूंटे से अलग हुए तो आपको जो अपने गलत दिशा में, कोई भी लेखक भी और कोई यूट्यूब बनाने वाला भी अपने दिशा में ले जा सकता है, और आप जो एक स्वाभाविक बाल सुलभ जिज्ञासु व्यक्ति जो आपके अंदर बैठा है, उसको वो उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सर, जैसे कि हम अभी धैर्य के ऊपर बात कर रहे थे कि किताबें एक धैर्य मांगती हैं, एक पेशेंस मांगती हैं इनको पढ़ने के लिए। आज लोग टाइम्स को लेके बहुत कॉन्शियस रहते हैं कि कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर लें, इसलिए वो समरीज देख लेते हैं या वो यूट्यूब पे ऑडियो बुक सुन लेते हैं। क्या ये सब चीज़ें कभी किताबों को रिप्लेस कर पाएंगी हमारे? दुनिया में जो भी चीज़ आई है वो पूरी तरह से रिप्लेस नहीं होती। कैमरा आया तो सबको लगा कि शायद चित्रकला जो चली जाएंगी, लेकिन चित्रकला की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। जब टीवी आया तो लोगों को लगा रेडियो के दिन बीत गए, लेकिन रेडियो अभी भी चल रही है और खूब चल रही है। एफएम नए नए रूप में आ रही है।
उसी तरह से जब डिजिटल आया, ये फिल्म टेलीविज़न आया तो लगा कि सिनेमा ख़त्म हुआ। जी 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 जी। सिनेमा गया, लेकिन सिनेमा अभी भी खूब करोड़ों रुपए कमाते हैं, अरबों रुपए, और अच्छी फिल्में निश्चित रूप से चलती हैं और लोग पसंद करते हैं और वो मुद्दे भी बनाती हैं। मतलब मीडिया का या किसी भी दृश्य माध्यम का सबसे सकारात्मक पक्ष होता है वो एजेंडा खड़ा करती हैं और उस एजेंडे के इर्द गिर्द समाज को मतलब एक तरह का व्यू बनाने की कोशिश करती है, और वो व्यू बना करके फिर वो राजनीति के जरिए, प्रशासन के जरिए लागू भी होती। जैसे एक फिल्म है तारे ज़मीन पर जी। तारे ज़मीन पर आने के समय स्कूलों में स्पेशल एजुकेटर नहीं होते थे, अब हर स्कूल में स्पेशल एजुकेटर हैं। ओह, एक नहीं, 12 बच्चों पर एक स्पेशल एजुकेटर जरूरी है, अगर अधिक है तो दो। और मैं मतलब जिस ये विद्यालय एज ए मेंटर काम करते हैं बच्चों पे स्पेशलिस्ट, वो स्पेशलिस्ट होते हैं और बाकायदा उनको 2 साल की ट्रेनिंग दी जाती है, और वो ट्रेनिंग पाकर ये स्पेशल बच्चों के लिए या सभी के लिए? नहीं, स्पेशल मतलब स्पेशल बच्चे इन द सेंस जो ज़रूरतमंद बच्चे होते हैं। स्पेशल कहने का तात्पर्य है कि किसी बच्चे को चलने में, किसी को देखने में, किसी को सुनने में, या तरह तरह के ऑटिज़म एक तरह का डिसऑर्डर होता है जो लोगों में पाया जाता है, जो बड़े बड़े लोगों में भी है, लेकिन उसके चलते बहुत सारे 50,000 बच्चे ऑटिज़म की वजह से स्कूल छोड़ देते हैं। अगर स्पेशल एजुकेटर है और उसको समझ सकता है विद्यार्थी को और सही चैनलाइज किया जा सकता है, जैसे कि तारे ज़मीन का किरदार वो उसका नायक जो करता है बच्चे के साथ, और बच्चा उस चीज़ से उबर करके, डिसलेक्सिया का है उसमें, तो डिसलेक्सिया भी एक तरह का डिसऑर्डर है जो कि सही मार्गदर्शन से अध्यापक के वो उससे उबर सकता है और अपनी जो प्रतिभाएं हैं, अपनी जो कौशल हैं, उनको आगे ले जा सकता है। तो सर, क्या आपको लगता है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो प्रैक्टिकल है इन द वे कि एजुकेशन का पर्पस लोगों के लिए मेनली जॉब है कि हम 10th कर ले, जैसे जब हम स्कूल में थे कि 10th कर लिया तो लाइफ बन जाएगी, देन 12th कर ली तो लाइफ बन जाएगी, ग्रेजुएशन कर लो तो लाइफ सेट हो जाएगी, और उसका मेन पर्पस ये था कि हमें जॉब मिल जाएगी। तो एजुकेशन का क्या यही ऑब्जेक्टिव है कि हमें जॉब मिले, या कुछ और ऑब्जेक्टिव है जो हम तक नहीं पहुंच पा रहा है या बच्चों तक नहीं पहुंच पा रहा? देखो, आपका ये बहुत ही प्रासंगिक सा सवाल है। शिक्षा बेसिकली, शिक्षा का रोज़गार से संबंध हो या नहीं हो, ये बहस का विषय हो सकता है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि जीवन यापन करने के लिए कोई ना कोई आदमी को काम तो करना ही है, किसी न किसी डायरेक्शन में तो जाना है। व्यक्ति इंसान होने के नाते उसको कोई ना कोई अर्निंग तो करनी है जी। लेकिन उसको सबसे पहले एक बेहतर इंसान बनना है, तो मिनिमम काम एजुकेशन का जो ज़रूरी है, बेहतर इंसान बनाना, उसके बाद उसकी स्किल्स, उसकी ओरिएंटेशन को ज़्यादा क्लियर करना, और उसको विषय चुनने, व्यवसाय या पेशा चुनने के लिए भी एक निर्देश देता है ये शिक्षा का पूरा तंत्र। तो शिक्षा का ये तंत्र अपने दोनों, मतलब शिक्षा मतलब उसको एक अच्छा इंसान बनाना और उसको अच्छा पेशेवर, अच्छा कामगार, अच्छा कार्यकर्ता, अच्छा स्किल्ड व्यक्ति बनाना, दोनों काम मुझे लगता है होने चाहिए और होते हैं। शिक्षा का रोज़गार से संबंध बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए। इसके लिए स्कूली व्यवस्था में एक EMC का पाठ्यक्रम लागू किया गया है अभी सरकारों के द्वारा। एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम कहते हैं उसको। उसका मकसद यही है कि विद्यार्थी केवल पढ़ करके, डिग्री हासिल करके, प्रतियोगी परीक्षाओं के जरिए ही कोई सेवाओं में चयन के इंतज़ार ना करे, बल्कि उसके अंदर उसके अलावा भी बहुत सारी प्रतिभाएं होती हैं जिनको निखार करके शिक्षा के वातावरण में, टीचर्स के निर्देशन में कुछ सक्सेस स्टोरीज समझ करके, या उसकी अपनी उसके अंदर भी बहुत कुछ नयापन होता है कि हर व्यक्ति के अंदर उसका कोई विजन है, उसके दिमाग में कोई है कि मैं अगर कर पाऊँ, अगर ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा है। जैसे
मुंबई के जो डब्बे वाले हैं वो भी एक उदाहरण, पारंपरिक उदाहरण हमारे सामने देखने को मिलता है कि किस तरह से वो खाना एक निर्धारित समय पर पहुंचाते हैं। ये सर्विसेज हैं। एनजीओ का काम है, वो कैसे किया जा सकता है, कैसे उसको ऑपरेट किया जाना चाहिए, या कोई भी उत्पादन जो है तेज़ गति से और सस्ते में कैसे हो सकता है। खाद्य जो पदार्थ हैं तो वो उनके अंदर बहुत दिक्कतें आ रही हैं, वो हमारे हेल्थ और हाइजीन के लिए अच्छा नहीं है। उसमें कोई इस तरह के प्रोडक्ट अपनी परंपरा से, कोई अपनी दादी नानी से कोई अच्छा व्यंजन बनाना सीखे और उसको मार्केटिंग करके उसको लोगों तक पहुंचाने का काम कर सके। तो इस तरह की ये भी काम है और ये निश्चित रूप से सम्मानित काम है और किए जाने चाहिए। वो भी रोज़गार का हिस्सा है और किया जा सकता है। नौकरी भी पाए ज़रूरी है। सरकार को भी अच्छे लोगों की ज़रूरत है, सरकारी तंत्र में भी लोग जाएं, लेकिन प्रोडक्शन में जाएं, सर्विसेज में जाएं और सरकारी तंत्र के इतर भी जाएं, ये अच्छा है। और शिक्षा के जरिए भी अगर ये निर्देश भी दिया जाता है, ये गाइड किया जाता है बच्चों को, तो ये अच्छी चीज़ है। सर जैसे अभी आपने मुंबई डिब्बे वाले सिस्टम की बात करी, तो होता क्या है, जैसे किसी ने ग्रेजुएशन कर ली या पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, अब लोग पीएचडी करके भी एक पियून की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इस तरीके से हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि एक अच्छा ओहदा मिले जो भी व्यक्ति पढ़ने के बाद। तो कई बार आपको ऐसा नहीं लगता कि लोग छोटे काम करने से कतराते हैं, लेकिन उसमें वो सक्सेसफुल ज़्यादा होते हैं? तो एजुकेशन कहीं ना कहीं ये ऑब्स्ट्रक्शन लोगों के माइंड में क्रिएट नहीं कर रही कि अगर आप एजुकेटेड हो गए हैं तो आप ये छोटा काम नहीं करेंगे, जो ईगो हट वाली बात रहती है। आप उसको किस तरीके से देखते हैं? हाँ, ये एक भारतीय समाज की एक समस्या तो है, जबकि ये समस्या हमें यूरोप में नहीं देखने को आती। जहाँ पे विकसित पूंजीवाद है वहाँ पर श्रम के प्रति गरिमा का भाव है, और जो श्रम करता है, मेहनत करता है, वो कमाता है, अच्छा खासा पैसा कमा सकता है। जैसे ड्राइवर का काम उसको कम पैसा मिलता है इंडिया में, इसलिए ड्राइवर का सम्मान भी कम है। प्लम्बर को कम पैसा मिलता है सापेक्ष रूप से। कोई कह सकता है कि नहीं वो तो बहुत ठग लेते हैं लोग। बट सर लेकिन ये है कि जो अपने काम को ईमानदारी से कर रहा है और मेहनत से कर रहा है, वो अच्छा खासा एक जॉब पर्सन से ज़्यादा कमा भी लेते हैं कहीं ना कहीं। भारत में नहीं। अच्छा, भारत में नहीं। भारत में काम करने वाले लोगों की कद्र कम है, इसलिए हाथ से या स्किल से जुड़े हुए पेशों की तरफ कोई भी अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहता। वो क्लर्क बनाने में ज़्यादा रुचि रखते हैं, चूँकि उसका एक तो सम्मानित काम है वो, और दूसरा उसमें वेतन भी लगातार वृद्धि होती रहेगी, एक सिक्योरिटी है। जबकि काम में एक तो हिकारत वाला काम सम्मान नहीं करता है काम करने वाले व्यक्ति का। कारपेंटर, प्लम्बर, स्वीपर, गार्डनर, आप देखो, नाम लेकर के देखो, कोई सम्मान का बोध लोग सुनने वालों को बिल्कुल नहीं होगा। अगर उसको हिंदी में बोल दो तो और नहीं होगा। गार्डनर को अगर माली कह दो और जो हेयर कटिंग करने वाले को नाई बोल दो, थोड़ा सा हिंदी में बोलने पे तो और थोड़ा ही कारत परख हो जाता है। वो सफाई कर्म वाले काम को बोल दो तो वो तो अपमानजनक हो जाएगा। यानी काम करने वाले सारे के सारे जो फील्ड हैं वो सम्मानजनक नहीं है। क्लर्क, पत्रकार या अध्यापक, ये सम्मानित पेशे हैं ये, और जबकि उनके बिना ये प्रोडक्शन, ये जो तमाम सारे का, अच्छा कुक जो है, क्या कहते हैं, हलवाई या शेफ तो अंग्रेजी में बोल रहे थे, शेफ मॉडर्न हो जाता है तो अच्छा हो जाएगा। लेकिन जब वो एक दूसरा शब्द आता है ना खाना बनाने वाले के लिए, रसोइया कह दो, बावर्ची, हाँ बावर्ची कहो, रसोइया कहो, तो अच्छा शब्द नहीं लगेगा। तो ये एक फिर क्यों करेंगे लोग? तो ये स्थिति बदले जाने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा पारंपरिक जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था इन पेशों को के प्रति, चूँकि वो पेशे किसी न किसी जाति से जुड़े हुए हैं और वो जाति परंपरा में उसका स्तर क्या रहा, क्या ओहदा क्या रहा है, वो सबको पता है। इसलिए उस कोई भी यद्यपि बाल काटना बहुत ज़रूरी काम है, और सभ्यता के ने जब से थोड़ा आगे बढ़ना शुरू हुआ तब से ये काम है
और ज़रूरत पड़ती है सबको, लेकिन इस पेशे का व्यक्ति जो है वो सम्मान नहीं पाता है हिंदुस्तान में, और पैसा भी नहीं पाता बल्कि। तो सर जब आप रशिया गए तो आपने वहाँ पर क्या अलग देखा इंडिया की एजुकेशन सिस्टम के कंपैरिजन में? शिक्षा का जो जहाँ तक सवाल है, शिक्षा पाए हुए लोग निश्चित रूप से बेहतर नागरिक होते हैं, ज़्यादा हम्बल होते हैं, ज़्यादा एक सम्मान करते हैं काम करने वाले लोगों का, और जेंडर और रिलीजियस जो उनके अंदर नेगेटिविटी, नकारात्मकता होती है वो नहीं पाई जाती। तो शिक्षित का तो मैं यही समझता हूँ, विद्या ददाति विनयम हमारा तो सबसे बड़ा श्लोक है। विद्या, एजुकेशन हमें हम्बल बनाती है जी, अगर नहीं बनाती है तो विद्या नहीं है, इसका मतलब। तो वहाँ लोग ज़्यादा हम्बल थे सर? एग्जैक्टली भारत में भी सब तो नहीं कह सकता, लेकिन जो भी ज़्यादा हम्बल है और तो इसका मतलब शिक्षित है, वो काम करने वालों का सम्मान करता है, वो रिक्शा वाले से, वो मोची से, वो जो श्रम से जुड़े वाले लोग हैं उनका सम्मान करेगा तो वो एजुकेटेड है मेरी निगाह में, और किसी की निगाह में भी होना चाहिए। लेकिन हम इस चीज़ को अनदेखा कर देते हैं, इसलिए शिक्षा का मतलब केवल हमने थोड़े से ठीक से सलीके से कपड़े पहन रखे हैं और हम थोड़ा सा अंग्रेज़ी शब्दों को अपनी भाषा में ज़्यादा मिला मिला के बोल रहे हैं तो हम एजुकेटेड लगने लगते हैं। एजुकेशन इससे नहीं व्यक्त होती। आपके शब्दों का चयन महिलाओं के प्रति, अलग संस्कृति वालों के प्रति, अलग भाषा भाषियों के प्रति आपका सम्मान है तो आप शिक्षित हैं। आप किसी की शारीरिकता को लेकर के किसी मोटा पतला या छोटा बड़ा लंबा होने के आधार पर उसका मूल्यांकन करते हैं और उसको मान सम्मान देते हैं, तो वो मुझे लगता है बहुत अशिक्षित होने का सूचक है। तो सर ये रशिया को लेकर काफ़ी प्रचलित है कि जैसे आपने बोला दूसरों की संस्कृति का सम्मान करना, वहाँ पर लोग राज कपूर, अमिताभ बच्चन, हिंदी सॉन्ग्स ये सब देखते हैं, तो आपका भारत के लोगों को बहुत प्रेम करते हैं, बहुत आदर करते हैं, बहुत सम्मान। जब भी हम भारतीय दिखता है तो मुस्कुरा देते हैं। आप कोई किस्सा सुनाना चाहेंगे जो आपके साथ वहाँ पे और आपको एक वहाँ पे लगा कि हाँ यहाँ के लोग तो हम्बल हैं, कोई किस्सा जुड़ा हो वहाँ की मुलाकात से? अनेकों हैं वैसे तो। एक जब मैं कक्षा में पढ़ा रहा था तो एक व्यक्ति को पता चला कि चलिए मैं मिलता हूँ। उन्होंने बैजू बावरा एक फिल्म है, हाँ पुरानी फिल्म, वो उससे वो अभिभूत था, प्रभावित था। उसको नहीं आती थी हिंदी, लेकिन गाने और उसकी स्टोरी रशियन में उन्होंने सुनी, देखी होगी, तो उसके कह रहे हैं गानों का अनुवाद मुझे रशियन में कर दे। तो मैं बहुत अच्छा, वो आया मेरे पास। मैंने कहा मुझे तो रशियन नहीं आती, मैं रशियन में तो नहीं कर सकता। तो कह रहे फिर मेरी विद्यार्थी बैठी थी एक कि नहीं, मैं आप मुझे बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे इंग्लिश में या हिंदी में, और मैं इनको रशियन में ट्रांसलेट करूँगी। मैंने भी नहीं देखी थी वो फिल्म, वो सीडी दे के गए, मैंने पूरी फिल्म देखी और उसके गाने सुने, और गानों को टेक्स्ट फॉर्म में उस विद्यार्थी ने मुझे उपलब्ध कराया। मैंने उनका ट्रांसलेशन किया, उसने फिर रशियन में किया और उसको वो समझ पाया और वो बहुत अच्छा लगा। ये मतलब हिंदी फिल्मों को इतना ही नहीं, एक व्यक्ति और एक बुजुर्ग था, वो भी वो उसने बहुत सारी मीना कुमारी का फ़ैन, मीना कुमारी पर उसने रशियन में कविता लिखी हुई। अच्छा। हाँ, तो और उसने कई सारी फिल्मों से बहुत प्रभावित थे वो। तो उन पूरा भारतीय फिल्में, भारतीय संस्कृति से इतना अभिभूत था कि उसने कुछ उससे निकाल करके कुछ कविताएं लिखी, और कविताएं ला करके कहने लगे कि मुझे ना ये हिंदी में अनुवाद करना है इनका, ताकि मैंने जो हिंदी से सीखा है वो हिंदी में के पाठकों तक जाएगा तो कैसा लगेगा उनको। तो मैंने कहा कि मुझे उतनी रशियन तो नहीं आती है। तो फिर वही एक विद्यार्थी मेरे वो बनी, सेतु बनी, उन्होंने इंग्लिश में बताया, कह रहा कि राइम में बनाओ। मैंने कहा मुझसे मुश्किल हो जाएगी, थोड़ी सी मुश्किल वाली कविता हो जाएंगी, मैं वो छायावाद टाइप की। कह रहा हाँ नहीं वो छायावाद टाइप की बनाओ और राइम में ही होनी चाहिए। वो उसने तो रशियन
इंग्लिश में तो बिना राइम के बताई मुझे का, मैंने उनको राइम में बनाया और वो पुस्तक कुछ कविताओं का एक संग्रह प्रकाशित हुआ है। अच्छा, वहीं रशिया में? अभी हाँ, रशिया में मेरे पास है उसकी प्रति। मैं यहाँ तो नहीं लाया संयोग से, लेकिन वो कविता अच्छी बहुत पसंद आई। वहीं पर एक अनुवादक है हिंदुस्तानी, उन्होंने जब उन कविताओं को कहा कि बहुत अच्छा अनुवाद है, तो बहुत ही शानदार उन्होंने, मैं पेशेवर अनुवादक नहीं हूँ यद्यपि, लेकिन उनको वो कविताएं अच्छी। ऐसे कई लोग हैं जो भाषा पढ़ सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ने में ध्यान नहीं लगा पाते। मतलब किताब पढ़ने बैठे तो बस 2 पन्ने पढ़ते हैं और ध्यान कहीं और चले जाता है, और एक ही किताब को महीने 2 महीने लेके बैठे हैं। ऐसे लोगों के लिए फिर उनकी किताबों की तरफ रुचि नहीं रहती, तो ऐसे लोगों के लिए क्या टिप्स देंगे आप? ये बात मैं एक कहना चाहता हूँ कि ये तो हम नहीं कह सकते 100% लोग पढ़ें और सभी को पढ़ना ज़रूरी है, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। उनके लिए दूसरे माध्यम हो सकते हैं। हमारी लोक कथाएँ, लोक परंपराएँ, लोक नाट्य परंपरा, उनको देख कर के समृद्ध होते रहे। प्रेमचंद ने तो कुछ नहीं पढ़ना आता था, केवल सुनते थे। हमारे चंद्रशेखर आज़ाद निरक्षर थे, लेकिन वो भगत सिंह को अपने साथियों को कहते थे कि मुझे पढ़ के सुनाओ। ये झूठ नहीं बोल, मतलब ये ऐतिहासिक तथ्य है। चंद्रशेखर आज़ाद को पढ़ना नहीं आता था, लेकिन वो कहते थे मुझे ये किताब ना, बड़े बड़े लेखकों की किताबें। कबीर को तो औपचारिक शिक्षा का अवसर नहीं मिला, लेकिन वो बड़े बड़े विद्वानों, दार्शनिकों के संपर्क में रहे और उन तक पहुंच गए, बल्कि उनसे भी बड़ी लकीर खींची। भाषा के मामले में तो, भाषा के मामले में, दर्शन के मामले में, जीवन व्यवहार के मामले में, हर विषय में जो कबीर जो है वो बिना पढ़े भी पढ़े लिखों से आगे। मसी कागद छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, जो कहने वाला व्यक्ति है वो ऐसा सूत्र देता है भाषा को लेकर के, जो नॉम चॉम्स्की जिसको आगे बढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि भाखा बहता नीर, भाषा जो है बहते हुए पानी की तरह होती है। अलग अलग स्रोतों से जल ग्रहण करके एक नदी बनती है, तो बहते हुए पानी की तरह से होती है। ये भाषा को लेकर के बहुत प्रासंगिक और बहुत विशिष्ट बात कही है, जो सही है। और ज़माने में कहीं जो अनुसंधान का कोई अवसर नहीं था और कोई किताबें उन्होंने खुद भी नहीं पढ़ी, लेकिन सुना, समझा, विचारा, व्यवहार में लागू किया, इसलिए वो ये सब बातें कह पाए। ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको पुरानी परंपरा में, जो श्रुति परंपरा जिसको कहते हैं, हमें सुनना और सुनकर विचार करना और फिर कुछ कह देना। ये एक परंपरा रही है, समृद्ध परंपरा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि श्रुति परंपरा ही रहे। जब प्रकाशन की व्यवस्था हो गई है, किताबें ज़्यादा है, ज्ञान का विस्फोट भी बहुत ज़्यादा है दरअसल। अब ऐसे में ज्ञान में और समझ में चयन की समस्या है। ये आज का समाज जो है, हमें चयन के लिए विवेक और दृष्टि की ज़रूरत होती है। वो अगर हम विद्यालयों में, परिवारों में या और जो सांस्कृतिक संस्थान हैं हमारे, वो अगर दे पाएँ लोगों को, तो वो मिल जाएगी। तो क्या पढ़ा जाना चाहिए, क्या नहीं पढ़ा जाना चाहिए और कितना पढ़ा जाना चाहिए, और पढ़ने के दूसरे विकल्प, प्रभावी विकल्प कौन कौन से हैं, उनका चयन वो खुद ब खुद कर लेगा। सवाल है कि किसी भी विषय वस्तु को ग्रहण करने की ज़रूरत और जिज्ञासा।